चलो यार कोई बात नहीं। मेन फोकस लेक्चर तो होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि ये टॉपिक पर्पसली मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोग को 10th स्टैंडर्ड पर इस पर बेस्ड एक चैप्टर आ रहा है, सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट को डिस्कवर कैसे किया गया, कौन से साइंटिस्ट ने एलिमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया, किसका क्या रूल था, किस मेथड पर उसने क्लासिफिकेशन किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, उसमें एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर उसी चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात कि मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब 10th तक में पढ़ेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उन सब के लिए आपको बेसिक्स बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। अगर ये सारी चीजें पता होगी तभी आप अच्छे से वो सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हर साल जब मैं 10th स्टैंडर्ड में वो लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो पहले मैं एक लेक्चर उस बेसिक्स पर कंडक्ट करूँगा, तो आज पहले ही कंडक्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि 10th पे नहीं होगा बट इन डिटेल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, आप 10th स्टैंडर्ड में जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पर 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इसीलिए मैं वापस से एक बार समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों मैं पूरी कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एटम किसके कैसे डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक है, एटम की डिस्कवरी जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत अनोखी कहानी। तो मैं अभी बोर्ड के ऊपर धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम लिखने वाला हूँ, किसने क्या डिस्कवर किया है उसके बारे में लिखने वाला हूँ। उसको थोड़ा ध्यान से, और कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों एक के बाद चीजें डिस्कवर्ड होना स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटम्स। सारा बवाल ही एटम से स्टार्ट हुआ था। देखो एटम ये जो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट होता है जिसको हम लोग एटोमॉस को क्या बोलते हैं, एटोमॉस। क्या बोलते हैं चलो, एटोमॉस। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल। इसका मीनिंग क्या होता है, इनडिविजिबल। किसको बोलते हैं, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं लोग, इनडिविजिबल। ये जो एटोमॉस का वर्ड है ना, इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम डेमोक्रिटस। क्या नाम था चलो, डेमोक्रिटस वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने हम लोग को किसके बारे में बताया था, एटम। उसने हम लोग को क्या बोला कि अगर आप किसी भी चीज को तोड़ते हो तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट हो सकती है वो कौन है, एटम। कौन है चलो, एटम। आपको एग्जांपल मैं बोलूं कि भैया आपको मैं एक पेज देता हूँ, इसको कट कर, तो आप कट करेंगे एक पेज दिया, आप उसको मल्टीपल पीसेस में क्या कर सकते हो, मैं उसमें से एक छोटी पीस उठाऊंगा, इसको भी कट करो, आपने और बारीक छोटी चीज उठाया। एक पॉइंट ऐसा है ना जिसके बाद आप बोलेंगे सर अब मैं इससे ज्यादा कट नहीं कर सकता या उससे ज्यादा मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तो वो पॉइंट जिसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं, क्लियर? एटम के टर्म तो सबको क्लियर हो गया। डेमोक्रिटस के बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हो, उनका नाम है जॉन डेल्टन। क्या नाम है, याद है आपने लोअर क्लास में एटम्स के बारे में पढ़े। तो जॉन डेल्टन ने हम लोग को एटम के बारे में, जॉन डेल्टन ने हम लोग को क्या बोला कि एटम वाज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। आप लोगों ने डेफिनेशन अगर एटम की याद हो तो हम लोग ने यही पढ़े थे लोअर क्लास में। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। हर चीज का सबसे लोएस्ट हिस्सा कौन होता है, एटम। तब आप लोगों ने सर क्या मेरे बॉडी के अंदर भी एटम है? तो देखो मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ बायोलॉजी से मैं आपके कंसेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं। हम लोगों ने पढ़े कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी चीज जो होती है उसको सेल बोलते हैं। बट अगर आप सेल को भी फर्दर तोड़े बच्चे तो दे आर आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, सेल भी किसके बने, एटम्स के ही बने हुए। समझ है? तो जॉन डेल्टन ने क्या बोला कि एटम जो है ना वो एक सॉलिड स्फीयर है। स्फीयर पता है आपको, एटम क्या है, सॉलिड स्फीयर। उसने खाली इतना बताया कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है, दैट्स इट।
उसने यही बताया। इसके अलावा उसने बोला कि एटम एक सॉलिड स्फीयर के जैसे दिखता है और वो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके बाद आप उसको तोड़ नहीं सकते। जॉन जॉन डेल्टन के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विलियम्स ग्रुप। क्या नाम था बच्चों? कहानी को थोड़ा ध्यान से समझो, घबराओ नहीं कि सर इतने सारे नाम कैसे याद कर, नाम याद नहीं करता है। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्यूरियोसिटी बनी, और नाम जब आता है तो हम लोग भी कान थोड़े खड़े करते हैं, उसको पर्टिकुलर नाम से बात करें। तो विलियम्स ग्रुप इसने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था बच्चों? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब। इसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या था? उसने एक ग्लास का रॉड लिया था, ठीक है, और उसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दिया था? कनेक्ट कर दिया था, और उसने इसमें से बीम को पास किया। जब बीम को उसने पास किया तो उसने नोटिस किया कि ये जो बीम है ना, ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव से निकलकर किसकी तरफ जा रही है? पॉजिटिव। किसकी तरफ जा रही है? नेगेटिव से निकल के किसकी तरफ जा रही है? ये देखिए नेगेटिव साइड है, छोटा वाला टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव होता है, बड़ा वाला टर्मिनल याद है उन्होंने पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया बीम जो थी वो एक लाइट थी जो नेगेटिव से निकल के कहां पर जा रही थी। ये किसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया? विलियम्स ग्रुप। आप लोग ने हिस्ट्री में एक और साइंटिस्ट का नाम पढ़े, सर जे थॉमसन, याद है? प्लम पुडिंग मॉडल जिसके बारे में पढ़ेगा आप लोगों ने। तो जे थॉमसन ने बच्चों उसने भी यही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, कौन सा? कैथोड रे ट्यूब वाला। बट उसने क्या किया था? उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक चीज ऐड ऑन, थॉमसन ने एक चार्ज प्लेट लेकर, क्या लेकर आया? चार्ज प्लेट। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। तो उसने जब नेगेटिव चार्ज के प्लेट को इस कैथोड रे ट्यूब के पास लेकर आया तो उसने देखा कि वो जो रे थी जो पहले स्ट्रेट जा रही थी नेगेटिव से कहां पर? पॉजिटिव की तरफ, वो उससे दूर होना स्टार्ट हुई। प्लेट से वो क्या होने लगी? जैसे उसने इसके करीब में क्या लेकर आया? नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो ये जो स्ट्रेट जा रही थी वो अपने आप को क्या करने लगी? बेंड करने, अपने एंगल्स को क्या करने। मैं आज ग्रुप में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का वीडियो शेयर भी करूंगा, आप लोग बाद में उसको जाकर देखना। तो उसने जब उसके करीब में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को लेकर आया, प्लेट को लेकर आया, तो जो ट्यूब में से रे पास होती थी उससे क्या होने लगी? दूर होने। तो उसने बताया कि हम लोग ने पढ़े भी कि फिजिक्स के अंदर अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो उसने बोला कि ये दूर जा रही है ना, दूर जा रही है मतलब रिपल हो रही है, और रिपल कब होगी? जब दोनों क्या रहेंगे? सेम। तो उसने कौन सा चार्ज पार्टिकल लेकर आया था? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो उसने बताया कि ये जो कैथोड रे है इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसका नाम उसने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन। So discovery of electron was first made by whom? जे क्लियर? याद करके समझ में आया? ये लोग ने एटम्स के अंदर भी किसी चीज को डिस्कवर किए जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन। मैं बाद में थॉमसन के मॉडल पर आऊंगा, क्योंकि कहानी गोज ऑन है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, बाद में हम थॉमसन के मॉडल पर आएंगे। आफ्टर थॉमसन एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम बच्चों? गोल्डस्टीन। इसने भी सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया कैथोड रे ट्यूब वाला, बट उसने देखा कि जब थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कुछ रेस नेगेटिव से निकलकर कहां पर जा रही थी, तो उसने देखा कि एट द सेम टाइम कुछ रेस पॉजिटिव से भी कहां पर जा रही है। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है मतलब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा? पॉजिटिव। तो उसने बोला कि इसके अंदर एक रेज है जो पॉजिटिव से कहां पर जा रही है, मतलब वो खुद क्या है? वो खुद क्या है? तो भैया उसने डिस्कवर किया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। किसको डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन कैसा था? नेगेटिवली चार्ज था ना। उसने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या किया बच्चे लोग? डिस्कवर किया, जिसका नाम उसने क्या रखा? प्रोटॉन। क्या नाम रख दिया? क्या क्लियर? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया, प्रोटॉन भी क्या हो गया? अब मैं वापस से मॉडल्स पर आता हूँ। जॉन डेल्टन ने क्या बोला था? सर जॉन डेल्टन ने बोला था कि एटम एक सॉलिड स्फीयर, बस इतना ही।
जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इतनी तो बात समझ में आ गई कि भैया ये सब है किधर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। इसका मतलब कि आप एटम को फर्दर तोड़ सकते हैं। तो थॉमसन ने अपना एक मॉडल, थॉमसन ने अपना एक मॉडल, थॉमसन ने क्या बोला बच्चे, उसने बोला कि एटम जो है ना वो स्फेरिकल तो है, ऐसा है, बट उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके अंदर एम्बेडेड, उसके अंदर क्या है एम्बेडेड। जैसे आप याद करो वाटरमेलन को कट करके उसके बीच के फंसी होती है, तो उसने बोला कि जो रेड वाला हिस्सा है वो क्या है पॉजिटिव चार्ज है, जिसको आप क्या बोल रहे हो प्रोटॉन, उसके अंदर जो बीच है वो क्या है इलेक्ट्रॉन। प्लम पुडिंग मॉडल याद है वो, आई एक्चुअली अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ के सोच रहा था आइटम कैसा होगा, आइटम कैसा होगा, सडनली उसके बाजू में क्या दिखा, प्लम और पुडिंग। उसने बोला पुडिंग में कैसे प्लम रहता है, तो उसको इमेजिन किया उसने और बताया कि एटम का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से। किसने बताया, थॉमसन ने। किसने बताया, चलो डिस्कवरी यहाँ खत्म नहीं, ध्यान से सुनिए, ये बात किसने बता दिया, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर्ड हो गया, प्रोटॉन भी डिस्कवर्ड हो गया है, और थॉमसन ने अपना एक मॉडल भी दे दिया था कि भैया इस तरीके से एटम दिखता है। बट बात यहाँ पर खत्म नहीं। एक और साइंटिस्ट आया जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़े, रुदरफोर्ड, याद है क्या? आप लोगों ने रुदरफोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, अल्फा बीम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद है? रुदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को स्टडी किया। रुदरफोर्ड थॉमसन के बाद आया था, उसने थॉमसन के मॉडल को जब पढ़ा तो उसने बोला कि थॉमसन ने क्या बोला है कि उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है, एम्बेडेड है। उसने ना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया बच्चों। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक पार्टिकल लिया जिसमें से अल्फा रेज निकली। कौन सी रेज? अल्फा। अब अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने चैप्टर नंबर 14 डिस्कस किए थे, जहां पर अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में पढ़े थे, और हम लोग पढ़े थे अल्फा के ऊपर प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस। अब देखो उसने क्या किया, इस अल्फा रेज को ना इस पतली सी गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया, पास कर। गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया? क्योंकि गोल्ड फॉइल को आप बहुत कम थिकनेस का बना सकते हैं, ठीक है। अल्फा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर है, याद है हम लोग पढ़े थे 0.2 mm या 0.02 mm से कम एल्यूमिनियम की शीट रहेगी तो उसको अल्फा रेज क्या कर सकती है, पास कर सकती है। तो उसने गोल्ड की फॉइल लिया, एकदम पतली गोल्ड क्यों लिया, क्योंकि हम लोग गोल्ड को क्या कर सकते हैं, बहुत कम थिकनेस का कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा कोई मेटल लेंगे तो ब्रेक है, बट गोल्ड जल्दी ब्रेक इन द सेंस मतलब उसके अंदर मैल्लेबिलिटी और डक्टिलिटी का पावर जो है वो ज्यादा है, तो इसलिए उसने किसको यूज कर लिया, गोल्ड को। अब गोल्ड में से उसने अल्फा रेज को क्या किया, पास किया। सर गोल्ड भी तो किसका बना है, एटम्स का। उसने क्या सोचा, ये बात आप लोग भी सोच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल उसके अंदर प्लस चार्ज है, उसके अंदर क्या है, माइनस चार्ज। तो अगर मैं प्लस चार्ज के पास अल्फा पार्टिकल जो खुद भी क्या है, पॉजिटिव है, अगर मैं पॉजिटिव के पास पॉजिटिव भेजूं बच्चे लोग तो क्या होगा, रिपल जब क्या होगा, मतलब जब रेज अल्फा जाकर एटम से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, टकराकर इधर उधर चले जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी ना। ये किसने सोचा था, रुदरफोर्ड। बट जब उसने देखा तो उसने क्या देखा कि बहुत सारी रेज यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जा रही है, पास हो जा रही है, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन मतलब उसके अंदर कोई भी चेंजेस, सीधा क्या हो गया, पास। अच्छा कुछ जो थी ना वो टकरा कर क्या हो गई थी, बाउंस बैक, और एकाध मिलियंस में से एकाध ऐसी थी जो वापस से बाउंस बैक, मतलब जैसे आई थी उसी पे टकरा के। अब आप लोगों से ये पता कैसे चला, तो वहां पर उसने एक स्क्रीन रखा था जिसको हम सिमुलेशन स्क्रीन, इस पर जब रेडिएशन पड़ते तो वो क्या करते, कलर्स को चेंज करते और हम लोग समझ नहीं। क्लियर? होना क्या चाहिए था, ज्यादातर टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाए, बट हुआ क्या, ज्यादातर क्या हो गया, पास हो गया। मतलब उसने बोला कि थॉमसन का मॉडल करेक्ट, अगर करेक्ट होता तो क्या होती, अगर जैसा इसने बताया था अगर ऐसा होता तो होना क्या चाहिए था, सर इस हिसाब से तो सारी की सारी मैक्सिमम जो रेज अल्फा जा रही थी वो टकरा के इधर उधर शिफ्ट हो जानी चाहिए। बट उसने देखा कि मैक्सिमम तो क्या हो गई, पास हो गई, मैक्सिमम क्या हो गई, पास हो गई। कुछ जो थी वो टकरा कर बाउंस हुई, और मिलियंस में से एक आध जो थी वो क्या हो गई,
पीछे वापस से उसी डायरेक्शन को फॉलो करके चले। उसने बोला कि थॉमसन का मॉडल एक्यूरेट नहीं है। उसने बोला कि एक्चुअल में एटम कुछ इस तरीके से, उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर बहुत सारी खाली जगह है, इसीलिए जब अल्फा रे आई तो सीधा क्या हो गई, पास हो गई, और जब न्यूक्लियस से टकराएगी तो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और स्ट्रेट टकराई तो बाउंस बैक हो गई। बहुत सारी क्या थी उसके अंदर, खाली जगह। उसने बोला कि एटम के सेंटर में कौन है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसके अलावा एटम में बहुत सारी खाली जगह, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो उसके अराउंड में ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व। ये किसने बोला, ये किसने बोला बच्चों, रुदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल बनाया और हम लोग को एक्सप्लेन किया कि एटम के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। देखो वो लोग हमेशा हम लोग को बताते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। जब थॉमसन ने हम लोग को बताया था ना, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, मतलब वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। नेट चार्ज कितना उसके ऊपर, जीरो, जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है, कहानी समझ में आई। अब हम लोग को ऐसा लगता है कि सर रुदरफोर्ड का मॉडल करेक्ट है, नहीं, रुदरफोर्ड का मॉडल करेक्ट नहीं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसको लोग पढ़ते हैं नील बोहर के नाम से, पढ़े हो। नील बोहर ने एक क्वेश्चन रेज किया। नील बोहर ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे रिवॉल्व करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना। रिवॉल्व कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, मेरी एनर्जी क्या होगी, तो धीरे धीरे मेरा जो बात है बच्चे लोग, वो सर्कुलर नहीं हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी कम हो तो वो धीरे धीरे, मैं फॉर एग्जांपल मैं सर्कल में घूम रहा था, बट क्योंकि मेरे अंदर से एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, फिजिक्स का रूल है ना, आप जब काम करोगे तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और आप स्पाइरल पाथ लेके किसके ऊपर गिर जाओगे, न्यूक्लियस के ऊपर। आप मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेगा उसके अंदर से एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो धीरे धीरे वो स्पाइरल पाथ लेकर किसके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। जब वो घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और धीरे धीरे उसके अंदर से एनर्जी कम होते होते वो सर्कल में ना घूमते हुए स्पाइरल पाथ लेकर किसके ऊपर गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर। अब ये दिक्कत वाली बात थी, यही है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो आपको भैया ये जो क्लासरूम है इसका चक्कर लगाने का, गोल सर्कल, ठीक है, आप सर्कल लेना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, आप धीरे धीरे थकान भी क्या हो जाएगा, बैठ जाओगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिजिक्स यही होगा, आया ना बच्चों। मतलब एटम स्टेबल रहेगा क्या, अगर न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा तो एटम स्टेबल, मतलब रुदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में हम लोग को कोई भी डिस्कशन नहीं किया। इसका आंसर किसने दिया, नील बोहर। बताइए बात, लिख भी सकते हैं, मतलब याद है लोग। अब नील बोहर ने क्या बोला, सर इस पे ध्यान दो। नील बोहर ने बोला कि एटम्स जो है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, बट स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में, इसमें स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, और जिस ऑर्बिट में भी वो रिवॉल्व करते हैं उस ऑर्बिट की पर्टिकुलर एनर्जी होती है, और उस जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी उस ऑर्बिट की वजह से होती है। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब में है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना दूर होती है उसकी ऑर्बिट उतना ज्यादा होती है। मतलब फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसने बोला कि मान लो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और आपको इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लेकर आना है, इसमें लेकर आना है, इस सेकेंड शेल में। तो पहला वाला शेल न्यूक्लियस के करीब में, तो उसके अंदर एनर्जी क्या है, कम, और इसके अंदर एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो अगर आपको यहाँ से उठाकर
अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लाना है तो आपको उसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को क्या करना पड़ेगा। सिमिलरली रिवर्स, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर जाना है तो उसके अंदर से कुछ एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एनर्जी जब वो रेडिएट करेगा तो उसके अंदर से वो ये वाले शेल से कहाँ पर आ जाएगा, लोअर शेल पर। बोलने का मतलब ये कि एनर्जी जो है वो कहाँ पर है, फिक्स ऑर्बिट में। आप उस ऑर्बिट में तो आपके पास वो एनर्जी रहेगी और आप कॉन्स्टेंटली उसमें क्या करते रहोगे, रिवॉल्व करते हो। समझ में आया? मतलब बोहर ने हम लोग को स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में क्या किया, एक्सप्लेनेशन किया। अब जान के खुशी देखो, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाओगे। नील बोहर स्टूडेंट था रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड का क्या था वो, एज वेल एज थॉमसन, दोनों का वो क्या था, स्टूडेंट। नील बोहर ने जब अपना एटम का मॉडल बनाया तो उसने थॉमसन के पास लेकर गया और बताया कि सर मैंने ये मॉडल बनाया, आप प्लीज इसको क्या करें, चेक करें। थॉमसन ने सीरियस उसको क्या कर दिया, नकार दिया, मना कर दिया, बोला कि नहीं नहीं तुम्हारा मॉडल क्या है, गलत। फिर नील बोहर ने अपना मॉडल किसके पास लेकर गया, रुदरफोर्ड के पास, और रुदरफोर्ड को बताया तो रुदरफोर्ड ने उसके मॉडल को अप्रिशिएट किया और बोला कि हाँ हाँ मैंने मॉडल में कुछ गड़बड़ी है, तुमने उसको क्या किए, रेक्टिफाई किए, और बोला कि और उसके ऊपर क्या करो, रिसर्च। समझ में आया? आया ना? कोई दिक्कत? अभी भी इसमें एक ड्रॉबैक है, इसके मॉडल में नहीं, इस टॉपिक में। अगर आप लोग ध्यान से सुने तो हम लोगों ने बात की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, सर व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो कोई डिस्कशन आया ही नहीं ना। अब देखो थोड़ा सा मैं उस पर भी आता हूं, बट बिफोर मूविंग टू न्यूट्रॉन एक चीज को मैं बताऊं, एटम इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। एटम इलेक्ट्रिकली क्या है बच्चों, मतलब उसके ऊपर जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस, मतलब उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये बात सही है? तो प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, तो प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज। अब चार्ज कितना होता है वो भी मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़े थे। चार्ज को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था कूलम, इसके लिए उसके ऑनर में हम लोग यूनिट क्या रखते हैं, कूलम। तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, इसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होगा, बस फर्क कितना होगा, वो प्लस था, ये क्या होगा, तो यहाँ पर -1.6 into 10⁻⁻19। सही है? कोई दिक्कत? अब देखो हम लोगों ने पढ़े कि जितना प्रोटॉन है, जितना चार्ज प्रोटॉन पर है उतना ही चार्ज किस पर है, इलेक्ट्रॉन पे है। बट मास में दोनों सेम नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, एक प्रोटॉन का मास 1.667 into 10⁻⁻27 kg होता है। एक प्रोटॉन का मास बहुत बहुत छोटी यूनिट है, -27, समझ आ रहा है, बहुत छोटा होता है। सिमिलरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg, मतलब प्रोटॉन के मास से भी कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन, ना के बराबर। इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर। अगर आपको मैं इन दोनों का कंपैरिजन करके बताऊं तो आपको पता चलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 2000 प्रोटॉन के मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। एक प्रोटॉन का मास कितने इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, 2000 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। और अपने पास कट कर दो थोड़ा, ठीक है, अपने पास जो सबसे बड़ा एटम है ना उसके पास 118 है। कितने, मतलब 2000 इलेक्ट्रॉन तो किसी के पास हो भी नहीं सकते, किसी एलिमेंट के पास 2000 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अपने पास टोटल 118 एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 108, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। बट एक प्रोटॉन का मास कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 2000 के बराबर। इससे एक बात समझ में आई कि एटम का जो मास होता है ना वो उसके न्यूक्लियस की वजह से, किसकी वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में कौन है, और उसके बाजू में बाहर क्या घूम रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन। तो भैया अगर किसी के पास 4 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 4। बट सर 4 प्रोटॉन का मास कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है 8000 इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग काउंट ही नहीं करते। तो जब मास ऑफ प्रोटॉन का मास ऑफ एटम की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं कि एटम का जो कुछ भी मास है वो किसकी वजह से, उसके न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस में कौन है प्रोटॉन। समझ में आया ना बच्चों, कोई दिक्कत पक्का। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। अब जरा यहाँ पर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था जेम्स चैडविक, यहाँ लिख देता हूँ जेम्स चैडविक। अब इसने क्या किया ध्यान से देखो, हम लोग तो ये एलिमेंट्स के बारे में पढ़े थे, आपको याद हो तो मैंने आपको 20 एलिमेंट के नाम याद करवाया, पढ़ेंगे हम लोग आगे चलते। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी कितने हैं एक। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम के पास प्रोटॉन भी कितने होंगे तो सही बात है ना, जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर सर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम के पास प्रोटॉन भी कितने तो क्या मैं यूं बोल सकता हूं कि एक हीलियम का जो मास है वो 2 हाइड्रोजन के मास के बराबर है ना। हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है 2, हाइड्रोजन के पास, तो सर 2 हाइड्रोजन को मिला दो तो एक हीलियम बन जाएगा ना, बट ये गलत है। आपको पता है एक हीलियम का मास 4 हाइड्रोजन के मास के बराबर। एक हीलियम का मास 4 हाइड्रोजन के मास के बराबर होना कितना चाहिए था, आ रहा कितना है, दिक्कत हो गई। तो सवाल उठा कि ये कैसे। तो जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसने क्या किया था बच्चों, हीलियम के एटम को, हीलियम का एटॉमिक मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, उसको ऐड किया बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 9 है और एटॉमिक मास नंबर कितना है, इन दोनों को जब उसने कंबाइन किया तो उसको कार्बन मिला। क्या मिला, जिसका एटॉमिक नंबर 6 था, एटॉमिक मास नंबर कितना था, देखो 4 + 2 कितना हो रहा है, बट 9 + 4 होना कितना चाहिए था, और यहाँ पर कितना है। तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उसने देखा कि इसमें से एक पार्टिकल रिलीज हो, उसमें से एक पार्टिकल क्या हो रहा है। अब ये पार्टिकल कौन है, इसको पता लगाने के लिए जैसे ही वो पार्टिकल निकला उसने उसके सामने क्या किया, एक प्लेट लेकर आया जो पॉजिटिवली चार्ज, कैसी थी चार्ज, इसमें से डायरेक्टली क्या हो गया पास हो गया, डायरेक्टली क्या हो गया। अगर वो नेगेटिव होता तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता, अगर वो पॉजिटिव होता तो उससे दूर जाता, बट ऐसा कुछ भी हुआ वो सिंपल प्लेट ऐसे जैसे कैसे गोल्ड फॉइल रख दिया था, इसी फॉइल रखा, वो पार्टिकल सीधा इसमें से क्या हो गया पास हो गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ना अट्रैक्ट हुआ ना रिपल हुआ। तो उसने बोला कि ये जो पार्टिकल निकला है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, मतलब वो न्यूट्रल है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया न्यूट्रॉन। क्या नाम रखा गया, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, जेम्स चैडविक। तो उसने बोला ये जो एक्स्ट्रा मास आ रहा है ना ये किसकी वजह से आ रहा है, न्यूट्रॉन के मास की वजह से। उसने बताया जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास किसका है न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ, तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, अगर एग्जांपल के तौर पर मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है, आपको नहीं लगता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेगी। अभी हम लोगों ने पढ़े ना लाइक चार्ज रिपल ही चला, तो सर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराने लगेगा तो न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा क्या, तो बीच में कौन लगेगा रेफरी, कौन लगेगा कैपिटल की, देखते हो ना जब आपस में लड़ाई करते तो बीच में रेफरी रहना, बोला रूल्स ब्रेक नहीं करने है ना। तो भैया यहाँ पर रेफरी कौन है न्यूट्रॉन, वो लोग को रोक के रखता है कि भैया आपस में लड़ाई। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है उसके आइसोटोप में, हम लोग जिसकी बात करें उसकी बात, उसमें न्यूट्रॉन क्यों, सर उसमें एक ही तो प्रोटॉन है ना, अकेला थोड़ी किसी से लड़ाई करेगा, समझ में। रिंग पे क्या है तो जबरदस्ती क्या रस्सी तो थोड़ी लड़ाई करेगा, अपोनेंट तो चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है, इसके लिए उसके पास न्यूट्रॉन, हाँ उसके आइसोटोप्स के पास, मैं अभी जिस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि उसके पास प्रोटॉन कितना है एक। समझ में आया पक्का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एटम का स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत, ठीक मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ आगे बढ़ता हूँ।
घबराओ नहीं, बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो नोट्स वहां से ले सकते हो। वैसे ईमानदारी से अगर सुन रहे होंगे तो कहानी के तौर पे याद भी होगा, मैंने भी कहानी के तौर पे याद करके। अब जरा यहाँ पर सुनो, नील बोर ने हम लोग को एटम का स्ट्रक्चर बता दिया। उसने ना एक और साइंटिस्ट के साथ में बोहर और बरी, तो बरी एक और साइंटिस्ट है, बोहर एंड बरी ने एक स्कीम दी जिससे हम लोग ने पढ़े कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अराउंड में क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व। बट जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं बच्चे लोग, तो किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी शेल में, जो लोग यहाँ पर ऑर्बिट्स ड्रॉ करते हैं उसको शेल बोलते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, पढ़े आप। तो हर शेल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर शेल में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरीके से चलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोहर और बरी ने हम लोग को बताए थे कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन लोग ने हम लोग को एक फॉर्मूला दिए थे 2n², 8वीं में पढ़े थे तुम लोग। इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आप पहले शेल की बात करो, फर्स्ट शेल को हम लोग के शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के शेल। तो यहाँ पर n की जगह कितना रखोगे, 1 का स्क्वायर, 2 1 सा, ऐसे ही। और आप सेकेंड शेल में निकालना चाहते हो तो आप n की जगह कितना रखोगे, 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा n। थर्ड शेल में तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 सा 18। समझ में आ रहा है कि नहीं, n गोज। फोर्थ शेल में अगर आप निकालेंगे तो 32 आएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है, इस उन्होंने बोले कि आपके पास कोई भी अगर एलिमेंट है तो आप कितने भी इलेक्ट्रॉन उसके शेल में नहीं रख सकते। मैं जरा सा इस टॉपिक को यहीं पर रोक के दो टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं, फिर इस पे आऊंगा। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम। तो एटॉमिक नंबर को आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने प्रोटॉन है, इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, समझना है? इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे लोग, एटॉमिक मास नंबर। हम लोग जब एलिमेंट, जैसे एग्जांपल में यहाँ पर सोडियम लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सोडियम का नीचे सबस्क्रिप्ट पे, नीचे को क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्क्रिप्ट। इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। इसके नीचे जब लिखूंगा तो सब, और ऊपर लिखूंगा तो सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं लोग, एटॉमिक नंबर। लिखना मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। तो भैया सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, और सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 20। एटॉमिक मास नंबर कितना है, तो सब में नीचे क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ। अभी मैंने बताया ना, एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या? ये जो नीचे नंबर है क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11। तो अब आप खुद बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 12। 12 प्लस 11 कितने होंगे, 23। तो सर अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11। तो बाकी के बचे हुए 12 कौन होगा? जैसे यहाँ पर देखो, मैंने अभी एग्जांपल लिया था, बता दिया शायद से, बेरिलियम का 4 और 9 लिखा था। तो 4 क्या है उसका, 4 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 क्या है उसका, एटॉमिक नंबर बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4। ऊपर लिखा था 9। 9 क्या है, एटॉमिक मास नंबर। व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन 4 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, प्रोटॉन भी 4 ही होंगे ना। न्यूट्रॉन कितने होंगे, सही है कि नहीं, समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। वापस से बैक इन द टॉपिक। तो मैं बात कर रहा था बच्चों कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हमने पढ़े पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, चलते चलते। याद रखना ये लोग हमेशा अरेंजमेंट में भी इसी तरीके से आते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 8 आ जाए फिर बाद में 2 नहीं।
पहले शेल में 2 ही आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे। और हमेशा याद रखना लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो। इसको हम लोग पढ़ते थे ऑक्टेट रूल। इसको क्या पढ़ते थे हम लोग? ऑक्टेट। एग्जांपल लेता हूं, जैसे लेट्स से सोडियम लिखा हूं मैंने यहाँ पर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? अब आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 11 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों? पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। दूसरे में 9 लिख दूं? सर सेकंड सेल की कैपेसिटी कितने की है? 8। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1। बचा हुआ 1 कहां पर चले जाएगा? तीसरे शेल। सही। अच्छा, मैं अगर कैल्शियम बोल रहा हूँ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? अब बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। 2 8 और 10 ना, है ना? बट अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेप में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हो गए? चलेगा क्या? तो सर यहाँ पर कितना होगा? 8 और बचा हुआ 2 किस पे जाएगा? चौथे। समझा कि नहीं? 2 8 8 लास्ट सेल में ऑक्टेट के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप 10 नहीं लिख सकते, या तो पूरा 18 हो जाए, तो 18 से ज्यादा होगा तो वो सीधा कहाँ चले जाएगा? चौथे शेल में। मगर यहाँ 18 तो नहीं था। 2 + 8 10, 10 प्लस ये कितना? 10 20 था। हम लोग नहीं समझा बेटा, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि तीसरे शेल में 18 होनी चाहिए ना। तीसरे शेल में कितने होने चाहिए? तब ये कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है? जैसे 2 और 8 10, 10 और 8 10 और 18 कितने हो जाता है? 28। तो अगर इसके पास 29 होता तो मैं ऐसा लिख देता 2 8 18 और फिर 1। ये इसका आखिरी शेल हो जाता, 8 से कम रहता। बट इस केस में जब हमने कैल्शियम लिखे तो उसके लास्ट शेल में कितना आ रहा है? 10। और 10 चलेगा क्या? नहीं। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रह कितने सकते हैं? इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, केमिस्ट्री में धीरे धीरे पढ़ोगे। मैं भी आप लोग इसी कंसेप्ट से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऑर्बिटल्स भी आते हैं। अभी हम लोग वहां पर नहीं जा रहे। तो 2 8 8 और 2 क्लियर? कोई दिक्कत? ये जो हमने लिखे ना बच्चों, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको? अगर मैं कार्बन बोलता हूँ, एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर कितना है? 2, ये जो लिखे हमने क्या लिखे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात को और समझो, इसके अंदर बच्चों लास्ट शेल जो होता है ना, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप बताओ सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के लास्ट शेल पे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के लास्ट शेल पे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करना है? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग वैलेंसी के बारे में पता है। हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? शेयर करता है, ताकि वो उसके जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है उसके जैसा बन सके। जैसे एग्जांपल सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है? 2, 8, 1। मैं क्लोरीन को भी ले रहा हूँ, एटॉमिक नंबर कितना है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। सही है ना? अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल की कैपेसिटी कितने की है? 8 की। इसके पास कितना है? अब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7। तो आप खुद बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन लेना? एक एग्जांपल, मान लो आप एक बोट पे बैठे हो, यहाँ पर कॉर्नर पे दोनों जगह पर 2 लोग बैठे, कुछ मास लेकर, यहाँ पर 5 किलो, यहाँ पर 3 किलो, तो बोट अनस्टेबल हो जाएगी, डूबने लगेगी। इस साइड से क्या होने लगेगी? तो ये अगर अपना 1 किलो का मास यहाँ दे रहे तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल। क्या हो जाएंगे? तो हर एलिमेंट यही चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल होने के लिए वो चाहता है कि उसके पड़ोसी में जो सबसे करीबी इनर्ट गैस है उसके जैसा बने। सोडियम के सबसे करीब में आता है नियोन, जिसके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2, तो ये चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे के किसके जैसा बन जाऊं? नियोन के जैसा। किसके जैसा बनूं? और मैंने अभी बताया ना, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना? सर 1 इलेक्ट्रॉन देना क्या है? आसान है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी कितनी है?
अच्छा अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब आप बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन देगा कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा? सर 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी है? इसकी भी वैलेंसी कितनी है? मतलब बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले, वैलेंसी उसी को बोलते हैं। या फिर शेयर कर, जैसे कार्बन लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने की कमी है? तो हम लोग ने पढ़े थे कार्बन इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करेगा, तो कितने? 4 ही ना। तो आप इलेक्ट्रॉन दे, आप मतलब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन दे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, जितने भी इलेक्ट्रॉन ले देगा या शेयर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। जैसे मैं आपको बोलता हूं बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,2 मतलब लास्ट ईयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने की कमी है? अब आपको बताओ 6 लेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी कितनी? समझ में आया कि नहीं? अगर मैं आपको बोलता हूँ बच्चों आर्गन एटॉमिक नंबर 18, 2,8,8 लास्ट ईयर में कितने इलेक्ट्रॉन? कमी है किसी की? मतलब इसकी वैलेंसी कितनी? 0। किसी को इलेक्ट्रॉन देने वाला, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने वाला, किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर, तो वैलेंसी कितनी? 0। तो वैलेंसी 0 से 4 के बीच में रहती है, वैलेंसी हमेशा 0 से 4 के। समझ में आया? आया ना बच्चों? कोई दिक्कत? पूरी कहानी समझ में आई? ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसी के बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे 10th स्टैंडर्ड में कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन से पीरियड में आ रहा है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 20 एलिमेंट का नाम और उनका नंबर याद करवाया था, याद है? पहले एलिमेंट को हाइड्रोजन बोलते हैं, दूसरे को हीलियम, तीसरे को लिथियम, चौथे को बेरिलियम, पांचवे को बोरॉन, छठे को कार्बन, सातवें नाइट्रोजन, आठवें को ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। याद आया? हाय, हेलो, लिसन, BBC न्यूज ओनली, फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पैसा, सोना चांदी और काजू कतरी। अरे याद आया कि नहीं? मैंने बताया था जिस सीक्वेंस पे याद करवा रहा हूँ इसी सीक्वेंस पे अगर याद करोगे तो 20 एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। इसी के बेस पर अपने लोग 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर? पक्का? एक रिव्यू ले रहा हूँ वापस से, बहुत कुछ पढ़ लिया। स्टार्ट कर दो कहानी से वापस से। हम लोग स्टार्ट किए थे एटमोस के वर्ड से, जिसका मतलब था इंडिविजिबल। पता है किसने था? डेमोक्रिटस। आफ्टर डेमोक्रिटस हम लोग ने डेल्टन के बारे में पढ़े। डेल्टन से हम लोग को पता है कि एटम कैसा है, सॉलिड हार्ड स्टील। उसके बाद थॉमसन आया, विलियम्स ग्रुप आया। विलियम्स ग्रुप से हम लोग को बताया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसके बाद जे थॉमसन ने हम लोग को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बताया। देन उसके बाद कौन आया? रुदरफोर्ड आया, गोल्डस्टीन आया, उसने प्रोटॉन के बारे में बताया। देन हम लोग ने उन दोनों के मॉडल्स पढ़े, गर्ल्स थॉमसन का मॉडल पढ़े और उसके बाद हम लोग ने रुदरफोर्ड का मॉडल। थॉमसन के मॉडल में प्लम पुडिंग मॉडल था और रुदरफोर्ड ने हम लोग को बताया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट स्टेबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। नील बोहर ने स्टेबिलिटी के बारे में भी बताया और जेम्स चैडविक ने हम लोग को न्यूट्रॉन के बारे में। और फिर हम लोग ने पढ़े एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। याद रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना केमिस्ट्री चल रहा है।